नेक्स्ट समझो ऐसा, ये आधे पार्ट में K1, इधर K2 और इधर K3, ऐसे 3 डाइलेक्ट्रिक डले हुए। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, इसे आप समझना है ऐसा कैपेसिटर कि यहाँ से ऊपर में ये एक कैपेसिटर है, नाम दे देता हूँ C1, नीचे में ये 2 कैपेसिटर है जो कि सीरीज में, नाम देता हूँ C2 और फिर इसका नाम C3, फिर वो C1 के साथ पैरेलल, मतलब ऐसा सर्किट हुआ इसका। अब अगर C1 लिखने की बात करेंगे तो ये जो C1 होगा वो उसमें प्लेट एरिया आधा काम कर रहा है, मतलब A/2, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डाइलेक्ट्रिक है K1। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, इसका हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह A/2, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D। अब अगर ये C2 की बात करूं मैं, तो इसमें क्या होगा, एरिया आधा है और सेपरेशन प्लेट डिस्टेंस भी आधा है, तो इसको लिखा जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया आधा बाय डिस्टेंस भी आधा, मतलब ये हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। और जो तीसरा है जिसे हम C3 कहते हैं, उसमें भी एरिया आधा और डिस्टेंस भी आधा, तो मतलब K3 एप्सिलॉन नॉट, एरिया आधा डिस्टेंस भी हाफ, तो हो गया K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये 3 कैपेसिटर हो गया, इस दोनों को सीरीज सॉल्व करना, फिर इसके साथ पैरेलल सॉल्व करना। तो सीरीज में सॉल्व करना है तो क्या, C2 C3 का सीरीज हो जाएगा C2 C3 बाय C2 प्लस C3। पहले ये निकाल लेता हूँ मैं, C2 मतलब K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, C3 मतलब K3 एप्सिलॉन नॉट A/D बाय दोनों का सम K2 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा K2 K3 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू एप्सिलॉन D 2 बार, नीचे में एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन हो जाएगा K2 प्लस K3, यहाँ से एक एप्सिलॉन नॉट A/D एप्सिलॉन नॉट A/D कैंसिल है, तो ये हो गया ऊपर में K2 K3 एप्सिलॉन नॉट A बाय, नीचे में हो जाएगा K2 प्लस K3 इंटू D। अब टोटल C अगर निकालना है तो हो जाएगा, ऊपर वाला जो है C1 वो इसके साथ पैरेलल है, तो अगर मान लो इसे हम X कह देते तो टोटल C हो जाएगा C1 प्लस X। अब दोनों को ऐड करना है हमको, C1 मतलब K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D प्लस K2 K3 एप्सिलॉन नॉट A बाय K2 प्लस K3 इंटू D। अब इसमें से एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा K1 बाय 2 प्लस K2 K3 बाय K2 प्लस K3। इतना हो गया आंसर। अब इसके आगे भी और अगर आपको लेके जाना है तो और आगे भी लेके जा सकते हैं। चलो इतनी बातें लिख सकते हैं तो लिखिए, जिनका हो जाए वो ये ट्राई करना। K1 K2 K3 K4। इसमें जब लिखने आएंगे तो ये जो C1 हो जाएगा ऊपर वाला वो हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया 1/4 और ये जो C2 है
बचेगा K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया 1/4, और ये जो C3 है वो हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2, डिस्टेंस भी D/2। और ये जो C4 है वो हो जाएगा K4 एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2, डिस्टेंस भी D/2। एक मिनट सब ध्यान दो, ये वाला लिख के हो गया क्या? अब अगर हमको इस तरीके से नहीं करना होता, ये C1 C2 C3 निकाल करके लिखना नहीं होता, तो हम इस टाइप के सवाल को डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। कैसे सॉल्व कर लेते देखिए, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये दोनों सीरीज में, फिर ये इसके साथ पैरेलल। तो ये दोनों जब सीरीज में है तो पहले इस दोनों को सॉल्व कर लेते। सीरीज में होता है अरिथमेटिक मीन की हार्मोनिक मीन? सीरीज में होता है हार्मोनिक मीन, ये ध्यान रखना। और अगर पैरेलल हो तो अरिथमेटिक मीन। उस हिसाब से सोचेंगे तो ये दोनों का हार्मोनिक मीन पहले निकालना है, ये दोनों सीरीज में है, तो इस दोनों का जो इक्विवेलेंट निकलेगा उसे मैं K डैश फिलहाल बोल देता हूँ, वो होगा हार्मोनिक मीन 2K2 K3 बाय K2 प्लस K3। अब ये डेटा K1 के साथ पैरेलल है, पैरेलल मतलब अरिथमेटिक मीन, तो जो फाइनल के इक्विवेलेंट लिखेंगे वो हो जाएगा K1 प्लस K डैश मतलब 2K2 K3 बाई K2 प्लस K3 बाई 2, ये हुआ अरिथमेटिक में A प्लस B/2। अब आप ध्यान से देखो, C लिखना है तो डायरेक्ट लिख देंगे K इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D। फाइनल आंसर को देखो, यही है एप्सिलॉन नॉट A/D K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट की जगह ये नंबर है, ये देखो 2 को अलग अलग देखो, तो ये हो जाएगा K1/2, वहाँ देखो ध्यान से फाइनल आंसर में K1/2, और फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो K2 K3 बाय K2 प्लस K3, बराबर है। तो आप डायरेक्ट ये इस प्रोसेस से भी आंसर लिख सकते थे, इस सब से बचने के लिए। ये भी लिखना, इस वाले को बनाना है तो आप सिंपल सर्किट सोचो कि ये दो ऊपर में C1 C2 पैरेलल है, फिर नीचे वाले ब्रांच में से C3 C4 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। मैंने सब लिख दिया हूँ, आप सब सॉल्व करो, या फिर वही K इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ये दोनों का जो K इक्विवेलेंट सॉल्व करना है, अरिथमेटिक मीन पैरेलल है तो K1 प्लस K2/2, और ये दोनों का जो है सीरीज में सॉल्व करना है K इक्विवेलेंट, तो K3 K4 2K3 K4 बाय K3 प्लस K4। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो फाइनल जो K इक्विवेलेंट लिखेंगे वो लिखेंगे हम K1 प्लस K2/2 प्लस 2K3 K4 बाई K3 प्लस K4 होल डिवाइड बाई 2, ये हो गया K इक्विवेलेंट। तो जो फाइनल C इक्विवेलेंट आंसर लिखेंगे वो होंगे एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K1 प्लस K2 बाई 2 प्लस 2K3 K4 बाई K3 प्लस K4 होल डिवाइड बाई 2, ये हो गया फाइनल आंसर। अब देखो इस टाइप के सवाल से आगे बढ़ते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मान लो एक कैपेसिटर है, इसके बीच में कहीं डाइलेक्ट्रिक रख दिए जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये D/2 है, ये D/4 है, और ये D/2 है, D/4 है। ऐसा बोलेगा ग्राफ ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। मान लो यहाँ 0 वोल्ट है और यहाँ V वोल्ट है,
इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करना। तो पहले ग्राफ के हिसाब से देखना है। ग्राफ के हिसाब से अगर देखेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। यहाँ एयर है, इधर भी एयर है। एयर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है तो डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो E/K हो जाता है। मतलब आप समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एयर में E है तो किसी मीडियम में E/K हो जाना है। ऐसा क्यों हो जाना है? क्योंकि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले हैं वो निकाले हैं σ/ε0। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम वहीं मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मूले में जहां ε0 आता है। तो जहां एयर है वहां 1 मल्टीप्लाई किए, उसे हमने E बोले। जहां मीडियम आ गया वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मल्टीप्लाई किया। ε0 नीचे है इसलिए K नीचे आएगा। तो मीडियम में E/K, एयर में E। अब इससे K जो है उसका नंबर हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। 1 होगा वैक्यूम के लिए और बाकी समय में 1 से बड़ा होगा। एयर में भी 1 मान लेंगे और बाकी समय में 1 से बड़ा होगा। तो अगर नीचे का नंबर 1 से बड़ा होगा तो टोटल वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। इस साइड को मान लेता हूँ x = 0, ये साइड x = d हो गया। 0 से d/2 तक एयर है, d/2 तक एयर है, फिर प्लस d/4 मतलब 3d/4 तक डाइलेक्ट्रिक है, फिर वापस से और d/4 मतलब d तक वापस एयर। तो अगर हमने एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E बोले तो वो सब जगह कांस्टेंट रहेगा। E0 कह देता हूं। इस पार्ट में मीडियम है, K से डिवाइड करेंगे तो डेटा छोटा हो जाएगा, तो उससे थोड़ा सा कम हो गया। ये हो गया E0/K। फिर वापस एयर आ गया तो वापस अपनी जगह पहुंच जाएगा। मतलब ये ग्राफ आपको मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां डाइलेक्ट्रिक आया वहां ग्राफ नीचे आ गया, फिर वापस एयर हुआ तो अपनी जगह पे चला गया। अब बात वोल्टेज की करते हैं। वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। चेंज इन वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो अब जो भी डिस्टेंस रहेगा x के वर्सेस हमको निकालना वोल्टेज का। तो देखो ये सामने y = mx का कॉन्सेप्ट लगना है, तो ये तो इसको रिप्लेस करेगा। तो m मतलब स्लोप, तो स्लोप के हिसाब से आपको देखना है। स्लोप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। कुल मिलाकर के जो ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और स्लोप जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है मतलब एयर में स्लोप ज़्यादा, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है मतलब मीडियम में स्लोप कम होने वाला है वोल्टेज का। ठीक है, मतलब हमको ये समझ में आया कि जब हम वोल्टेज वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। ठीक है, अब उसका स्लोप तय करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा। स्लोप ज़्यादा मतलब एंगल ज़्यादा। जैसे मान लो ऐसा लाइन है, ये वाला लाइन और ये दूसरा लाइन यहीं पर ऐसा, दोनों में स्लोप किसका ज़्यादा दिख रहा है आपको? इस वाले का। स्लोप ज़्यादा मतलब ज़्यादा एंगल, स्लोप कम मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कम एंगल। ऐसे दिमाग में बैठाना है। स्लोप ज़्यादा मतलब ज़्यादा एंगल, स्लोप कम मतलब कम एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा एयर में होगा तो स्लोप ज़्यादा एयर में होगा। मतलब हम कह सकते हैं एयर में स्लोप ज़्यादा, मीडियम में स्लोप कम।
ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज का इसी तरीके से, वोल्टेज वर्सेस एक्स, ये एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू d/2, फिर 3d/4, फिर एक्स इक्वल टू डी, ऐसा हो गया। मान लो यहाँ वोल्टेज V0 है, तो ग्राफ अगर एयर होता तो सीधा सीधा ऐसा बनता, पूरा का पूरा अगर एयर होता, कोई मीडियम नहीं होती, तो ग्राफ ऐसे बन जाता। तो पहले बिना मीडियम का ग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है। अगर ये मीडियम कोई भी नहीं होता, कहीं पर पूरा का पूरा एयर होता, ऐसा ग्राफ बनता। अब मीडियम वाली ग्राफ बनानी, यहीं पर मीडियम है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो ये एंगल है, उस एंगल को देखना है ध्यान से। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, क्योंकि दोनों एयर है, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। अब जहाँ मीडियम है वहाँ का मैंने बोला कि क्या होगा, स्लोप कम या ज़्यादा, कम करना है। तो स्लोप कम करना मतलब एंगल कम करना है। एंगल कम करना है तो एंगल कम करने के लिए बताओ, ये वाला पॉइंट को ऊपर लेके जाना है कि ये वाला पॉइंट को ऊपर लेके जाना है? एंगल कम कब होगा? अब बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में छोटा एंगल कौन सा हो, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। तो यहाँ ग्राफ को इसको हटा दो, यहाँ स्लोप कम कर दिया मैंने, अल्फा एंगल, ठीक है। अब इसके पैरेलल यहाँ ग्राफ बनाना है, तो जितना ऊपर इधर लेके उतना ऊपर इधर लेके चले जाता हूँ, ताकि ग्राफ जो है पहले वाले इसके पैरेलल हो जाए। अब इसको भी हटा, ये हुआ ग्राफ, ठीक है। वोल्टेज वर्सेस एक्स का ग्राफ और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। एक बार सब लोग फिर से देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, दिमाग में बैठाओ। मतलब ऐसे लाइन लाना है, स्लोप कम करना, थोड़ा सा ऐसा कर देना, मतलब उसी सीक्वेंस में नहीं जाना, ऐसे लाइन लाना है, स्लोप कम करना है, ऐसा कर दो, फिर वापस पहले के पैरेलल ड्रॉ कर दो। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जो लोग नए हैं उनको। जहाँ एयर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E0 है, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जानी है, इसलिए मीडियम में स्लोप कम हो जाने हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है, तो जहाँ एयर है वहाँ सीधा कांस्टेंट, और जहाँ मीडियम है वहाँ थोड़ा सा कम। पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है, पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, उस सीधी लाइन में से जहाँ मीडियम है वहाँ लाइन, जैसे ऐसे लाइन आ रहा था वहाँ लाइन को ऐसा कर दो, बस लाइन ऐसे अगर आ रहा था वहाँ लाइन को ऐसा कर दो। मतलब मीडियम वाले पार्ट में स्लोप को कम करना है, मीडियम वाले पार्ट में स्लोप को कम करना, मीडियम वाले पार्ट में स्लोप को कम करना, बस इतना ध्यान में रखना। अब बना दीजिए आप, जिनका हो जाए बना करके वो ये ग्राफ बनाना। K1 K2 एयर 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 D/4, ये भी D/4 नहीं, D/5, 5 टुकड़े हो गए ना, D/5 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 दिया हुआ है कि K1 बड़ा है, K2 छोटा। ग्राफ ड्रॉ करना, जिसका K ज़्यादा होगा उसका स्लोप और कम हो जाएगी। तो यहाँ पर K1 ज़्यादा है, इसकी स्लोप सबसे कम होगी, इसकी स्लोप मतलब अगर एयर का स्लोप M1 है, ये M2 है और ये M3 है, तो सबसे कम होने वाला है ये वाला, उससे ज़्यादा ये और सबसे ज़्यादा ये एयर वाला। डाइलेक्ट्रिक जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ स्लोप कम हो जाएंगे, डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा स्लोप कम।
तो पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया जाए वो तो बहुत सिंपल हो जाएगा। x इक्वल टू 0, ये d/5, दूसरा 2d/5, फिर तीसरा 3d/5, चौथा 4d/5, फिर d हो जाएगा। एयर होता तो सीधा सीधा लाइन ई नोट का ड्रॉ कर देते हम, पर सब जगह एयर नहीं है। ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम में एयर नहीं है। जहाँ के ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो ये वाला ग्राफ थोड़ा ज़्यादा नीचे आएगा, ये वाला ग्राफ थोड़ा सा ऊपर ही रह जाएगा ऐसा। बराबर है। जब हम वोल्टेज का ग्राफ बनाने आएंगे d/5, 2d/5, 3d/5, 4d/5 और d, देखो ये भी है। सीधा ग्राफ ड्रॉ ऐसा कर देंगे। अगर सब एयर होता तो ऐसा ही बनता, पर एयर नहीं है यहाँ पर, ये ग्राफ हटाने पड़ेंगे और यहाँ पर भी ये ग्राफ हटाने पड़ेंगे। अब यहाँ का स्लोप सबसे कम, यहाँ का स्लोप थोड़ा ज़्यादा होगा। मतलब पहले इस लाइन को ज़्यादा फ्लैट करता हूँ मैं, फिर इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करता हूँ, जितना ये ऊपर है उतना ही ऊपर। फिर ये लाइन कंटिन्यू होता तो ऐसा होता, कंटिन्यू नहीं लेके जाना है और पहले जैसा फ्लैट भी नहीं करना है, थोड़ा सा कम फ्लैट करना है ऐसा। मतलब ऐसा सोचना है कि इसके पैरेलल भी ड्रॉ नहीं करना है और इसके पैरेलल भी ड्रॉ नहीं करना, ये बीच वाला ड्रॉ करना है ऐसा क्या। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक इसके पैरेलल ड्रॉ करना, एक पहले वाले के पैरेलल ड्रॉ करना, तो दोनों ना करते हुए बीच का करना, क्योंकि वहाँ का के कम है तो वहाँ का स्लोप ज़्यादा होने वाला है। अब एक बार जब ये हो गया, इस बात को अच्छे से समझ लो सब लोग। इसके पैरेलल भी ड्रॉ नहीं करना, इसके पैरेलल भी ड्रॉ नहीं करना। तो पहले हमने दोनों पैरेलल ड्रॉ कर लिया, फिर बाद में बीच का तय कर लिया। अब ये दोनों पैरेलल जो ड्रॉ करे थे उसे हटा लिया। अब फिर एयर है तो यहाँ एयर के पैरेलल ड्रॉ करना है, मतलब ये पहले वाले के पैरेलल ड्रॉ करता, ये एयर, ये भी एयर, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। अब ये सब हटा दो। ऐसा टाइप का ग्राफ होगा। तो एक्चुअली हमको ड्रॉ तो करना नहीं है, हमको जो ऑप्शंस आएगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो अपन को बस टेक्निक सीख जाना है कि कैसे करना है आइडेंटिफाई, कहाँ स्लोप कम होगा, कहाँ स्लोप ज़्यादा होगा। जहाँ की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगी वहाँ की स्लोप कम होगी। एक बार दोनों बात को सभी लोग अच्छे से देख लो। जो लोग स्पेशली नए हैं, जो पहली बार ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं, वो अच्छे से देख लो। जो बिल्कुल नए हैं वो अच्छे से देख लो। आने वाले संडे को जो टेस्ट होगा वो कैपेसिटर का ही होगा। n नंबर ऑफ कैपेसिटर, n नंबर ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज
ब्रेकडाउन वोल्टेज 300 वोल्ट, breakdown voltage 300 volt. Find the number of such capacitor required to make, find the number of such capacitor required to make a capacitance of 3 microfarad and breakdown voltage 1200 and breakdown voltage 1200. देखो सभी क्या कह रहा है, कि हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं जिसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड का है और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल सकता है, लिमिटिंग वोल्टेज बोल सकता है, कुछ भी ऐसा वर्ड जिसका मतलब ये होता हो कि उस वोल्टेज से ज़्यादा में वो ख़राब हो जाए। जिस वर्ड का भी इंग्लिश में ये मतलब निकल करके, इंग्लिश का ऐसा वर्ड जिसका मतलब हिंदी में ये निकल के आता हो कि उससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पे कैपेसिटर ख़राब हो जाए, मतलब वो कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है इस सवाल में। तो एक कैपेसिटर्स है हमारे पास जिसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड का है, कह रहा है इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 300 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि 300 से ज़्यादा वोल्ट हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। हम 300 से कम कुछ भी करेंगे तो चलेगा, पर 300 से ज़्यादा 300 भी करेंगे तो चलेगा, 300 से ज़्यादा 301 अगर करेंगे तो ये कैपेसिटर जल जाएगा। मतलब हमारे पास लिमिट है, कंडीशंस है कि 300 से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करना है। ऐसे कितने कैपेसिटर हमको चाहिए जिससे कि हम एक ऐसा कैपेसिटेंस बना लें जिसकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड का हो और जिसका वोल्टेज ब्रेकडाउन वाला 1200 वोल्ट हो जाए। ठीक है, यही बात है हमारे सवाल का कुल मिला का मतलब। क्या ये मतलब सबको समझ गया? कितने लोगों को समझा ये मतलब सवाल का मतलब? ठीक, अब सॉल्व कर दें। सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो सिंपल है वो ये कि देखो ये वोल्टेज कितना है 300, ये वोल्टेज कितने हैं 1200। तो पहले आप एक लाइन बनाओ जिसमें 1200 वोल्ट तक की लिमिटिंग वोल्टेज अचीव की जा सकती है। 1 से 300 होगा, तो 2 से 600 होगा, 3 से 900, 4 लगा देंगे तो 1200। मतलब इस वोल्टेज को देख करके अगर यहाँ 1100 होता तो भी 4 लगाते हैं, क्योंकि 3 से 900 ही कवर होगा। 4 लगाएंगे तो 1100 भी कवर हो सकते हैं, 1000 भी कवर हो सकते हैं, 1150 भी कवर हो सकते हैं, 1200 भी कवर हो सकते हैं। पर वहाँ 1250 रहता तो फिर 4 लगाने से 1200 तक कवर होगा। मतलब हमको लाइन में 5 लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे हम तय करते हैं। तो एक लाइन में हमको 4 लगाना पड़ा, तो हमको 1200 वोल्टेज की जो ब्रेकडाउन लिमिट है वो अचीव हो गया। सभी कैपेसिटर 2 का था, ये सीरीज में है, तो 1200 वोल्ट तो हमको अचीव हो गया, लेकिन हमको कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। इसमें सीरीज में कैपेसिटेंस होता है C/N। तो अगर एक का 2 है और ऐसे 4 है तो जो यहाँ कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो हो जाएगा 2/4, मतलब 0.5 माइक्रोफैराड। हमको 3 चाहिए और हमको मिला 0.5। तो 0.5 को कितनी बार ऐड करोगे 3 मिलेगा? बताओ कितनी बार ऐड करोगे 3 मिल जाए? ऐड करने मतलब बढ़ाना पड़ेगा ना, तो बढ़ाने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहिए। तो 0.5 को एक बार ऐड कर दोगे तो 1 हो जाएगा, 2 बार ऐड करोगे तो और 1.5। मतलब ऐसे सोचना है कि 0.5 प्लस 0.5 करते चलना है, कब तक करने से 3 हो जाए। तो आपको समझ में आएगा कि 6 बार ऐसा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 2 3 बन जाएगा। तो 6 बार करना, मतलब ऐसे 6 ब्रांच लगानी, 3 4 ब्रांच हो गए, 5 ब्रांच और 6 ब्रांच। मतलब उससे ये समझ में आ गया कि हमको कितने ब्रांच की ज़रूरत है। ऐसे 6 ब्रांच की ज़रूरत है। तो इसलिए नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हो गए? एक ब्रांच में कितने हैं? 4, और कितने ब्रांच लगा? 6। तो आंसर कितने हो गए? 24। ठीक है, मतलब हमको कुल मिलाकर के 24 कैपेसिटर चाहिए, हर एक ब्रांच में 4 कैपेसिटर। और ऐसे 6 ब्रांच मिलेगा, हम अप्रोप्रिएट जो मान रहा रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस है वो भी हमको मिल जाएगा, और जो रिक्वायर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो भी हमको मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। हमको 24 कैपेसिटर की ज़रूरत है। इसी को बनाने के दूसरे तरीके,
वो है ऐसा, नंबर ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देता हूँ। आपको करना है जो चाहिए कैपेसिटर जो है उसका रेशियो सी डैश बाई सी इंटू जो ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए और जो है उसका रेशियो का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सी डैश बाई सी कितना हो गया 3/2, डी डैश बाई वी कितना हो गया 1200/300 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16/2, तो कितना हो गया ये 8 3 जा 24, आंसर आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं सी डैश बाई सी इंटू वी डैश बाई वी का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में एक प्रॉब्लम हो जाएगा कभी कभी। कब प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे ये 1200 की जगह 1300 होता, मतलब प्रॉपर इंटीजर नहीं देता, 1100 होता। प्रॉपर इंटीजर जब नहीं देगा, मतलब वी डैश बाई वी की वैल्यू जब इंटीजर ना हो, इंटीजर नहीं हो, तो जैसे कि मान लो कि 3.2 है, ठीक है, तो 4 लेना है, मतलब बड़ा इंटीजर लेना है। 3.5 है तो 4 लेना है, 3.9 है तो 4 लेना, 3.1 है तो 4 लेना, 4.1 है तो 5 लेना, 4.7 है तो 5 लेना, 4.9 है तो 5 लेना, 4.6 है तो 5 लेना, 4.5 है तो 5 लेना, मतलब जो डेसिमल में आया उसकी जो जस्ट बड़ी वाली इंटीजर है वो लेना है। तो बड़ा इंटीजर लेना है। बस ये बातें दिमाग में बैठ गया तो हमेशा ये सवाल बन जाएगा। चलो अब बना दो। नेक्स्ट एक और सवाल लिख लो। कैपेसिटर, ईच कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, ईच कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, ब्रेकडाउन वोल्टेज 200, find the number of such capacitor required, find the number of such capacitor required to make capacitance 6 microfarad and breakdown voltage 850 वोल्ट, 850 वोल्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज 850, 850 वोल्ट। बनाओ तो जरा सा, आंसर चाहिए मुझे फट से। आया किसी का आंसर? पचास आना चाहिए, 50 आया। सी डैश जो हमको चाहिए वो 6, जो हमारे पास सी है वो 3, वी डैश 850 बाई वी 200। अब देखो यहाँ पर ये 6/3 2 है, ये इंटीजर में नहीं आ रहा, 4 से बड़ा नंबर आएगा यहाँ, इसलिए 5 ले लेना, तो आंसर हो जाएगा 50। आप लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिलेटेड सभी सवाल कर लेंगे सीट में से। डिस्ट्रीब्यूशंस कल से चालू करेंगे। डाइलेक्ट्रिक का कुछ और चीज़ें बचा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब एक साथ करूँ तो थोड़ा टफ हो जाएगा,
तो उसे इंस्टॉलमेंट में करते हैं। पहले जो है चार्जिंग वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह करा देते, तब फिर डाइलेक्ट्रिक के बचे हुए बात करेंगे।